ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारी 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 16 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपको नीचे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं इसका जो पीडीएफ है आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पे जाकर के आप आज के जो क्वेश्चन है प्लस इसके पहले के जो क्वेश्चन हैं उनकी पीडीएफ बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस मैं आपको बता दूं, अगर आप थ्योरी के अलावा और भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं जैसे कि वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया, इन सभी सब्जेक्ट के भी वीडियोज बने हुए हैं। आपको चैनल पे जाकर चेक करना पड़ेगा प्लेलिस्ट में, या फिर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे भी जाकर के आसानी से चेक कर सकते हैं। प्लस जो थ्योरी की वीडियो है इनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में फ़ायदा ये होता है कि आपको सारी वीडियो इकट्ठे मिल जाती है, ऐसे चैनल पर आपको ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप ये सब जो वीडियो देख रहे हैं, आज पार्ट 16 देख रहे हैं, इसके पहले का भी आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। 151 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। क्राउनिंग क्या होता है? क्राउनिंग का मतलब उत्तलता से होता है। जैसे आपके पास चीजल है, चीजल की जो कटिंग एज होती है वह बिल्कुल स्ट्रेट ना हो करके कैसे होती है, थोड़ा सा गोलाई में लिया हुआ होता है। कैसे होता है? हल्का सा गोलाई लिए हुए, ऐसे उत्तल, स्ट्रेट ना हो करके जो उसकी कटिंग एज है, स्ट्रेट ना हो करके कटिंग एज कैसे होती है? गोलाई में लिए हुए होती है, उत्तलता लिए होती है। इसी को क्राउनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउनिंग बोलते हैं। तो वही चीज क्वेश्चन में पूछ रहा है कि छेनी की धार पर क्राउनिंग क्यों दिया जाता है, सीधा क्यों नहीं रखते। ठीक है, छेनी की फिसलन रोके, कोनों की खुदाई को रोके, छेनी को सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से मूव करने के लिए और कटिंग एज को कार्य में घुसने दे। देखिए, इसका मेन उद्देश्य होता है कोनों की खुदाई को रोके, जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। कोनों की खुदाई को रोकने से मतलब है कि चीजल के कोने टूटे ना। कोने की खुदाई को रोकने का क्या मतलब है कि अगर बिल्कुल स्ट्रेट हम रखते तो जब हम कटाई करते किसी मेटल पे तो इसका क्या होता, चीजल का जो एक कोना है ना टूट जाता, चीजल की कटिंग एज का कोना टूट जाता। तो खुदाई को रोकने से मतलब वही टूटने से रोकने के लिए या फिर इसमें गड्ढा हो जाता, कोना भाई पड़ता तो क्या होता, कोना टूट जाता तो गड्ढा हो जाता। तो इसीलिए क्या होता, क्राउनिंग दिया जाता है, जिससे कि मेन यह वाला हिस्सा जो है कटाई करते समय संपर्क में आएगा। बीच वाला हिस्सा थोड़ा भाई उभरा हुआ तो पहले वो कटाई में आएगा, तो इसके जो कोने हैं या नहीं टूटेंगे, इसमें खुदाई नहीं होगी, टूटने से बच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्राउनिंग दी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है धातु को काटने की प्रक्रिया में टूल में वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें। कि धातु की काटने की प्रक्रिया में जब हम धातु को काट रहे हैं तो जो हमारा चीजल वगैरह है, जो हमारा कटिंग टूल है, वो सरफेस से रगड़ ना खाए। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई हुई है कि मान लीजिए आपके पास ये वर्क पीस है, या आपके पास वर्क पीस है और आपके पास ये है चीजल के द्वारा कटाई हो रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो ये चिप्स निकलता है तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ऊपरी सरफेस से, और यहाँ पे ये कहलाता है रेक एंगल। और जो ये चीजल वाले बीच का एंगल होता है भाई, यह हमारा क्या होता है, तो यही हमारा होता है पॉइंट एंगल या फिर लीप एंगल बोलते हैं। ठीक है, लीप एंगल भी इसको बोला जाता है। और जो लास्ट होता है यहाँ पे जो सरफेस से और चीजल के बीच में होता है, यह होता है हमारा क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल है, मैंने पीछे की भी वीडियो में बताया। इसी को पॉइंट एंगल को लीप एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोके। कि भाई जो हमारा टूल है ये वर्क पीस के सरफेस से रगड़ ना खाए, तो इसके लिए तो क्लियरेंस एंगल दिया जाता है। क्लियरेंस एंगल क्यों दिया जाता है कि अगर मान लीजिए ये ज़्यादा झुकाव रहेगा तो जो कटिंग टूल है इसकी जो सरफेस है वह वर्कपीस की सरफेस से रगड़ खाएगी, इसलिए थोड़ा सा उठा कर रखते हैं जिससे इनके बीच में गैप बना रहे हैं, उसी को क्लियरेंस बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। तो इसका मतलब किसको, क्लियरेंस एंगल को बढ़ा करके हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। क्लियरेंस एंगल बढ़ाएंगे तो रगड़ नहीं खाएगा, कम होगा तो रगड़ खाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है धातु की इस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सकता है। सहन रहेगा यहाँ पे कि जो शॉक या इम्पैक्ट, शॉक का मतलब झटका, इम्पैक्ट का मतलब जो अचानक लोड पड़े। जैसे एक होता है भाई ये चीज है, इसको मैं हाथ से दबा रहा हूँ तो अचानक लोड नहीं पड़ा, पर अगर मैं इसे हैमर से चोट करूँ
तो हैमर क्या होता है, हैमर आप यहाँ से यहाँ ले आए, अचानक से एक झटके से चोट लगता है तो उसी को इम्पैक्ट लोड कहते हैं, अचानक लोड कहते हैं। या एग्जांपल ले लीजिए, जैसे तराजू है, तराजू में आपने सब्जी उठाया और धीरे से तराजू पे रख दिया और आप उसके वजन को तौल रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर रखोगे तो भाई जितना 1 किलो की सब्जी है, मान लीजिए 1 किलो का, धीरे धीरे इसका वजन बढ़ता है, आप रखोगे तो धीरे धीरे वजन बढ़ेगा, आराम से रखते हैं तो। लेकिन वही मैं क्या करूँ, तराजू वहाँ दूर है और यहाँ से 1 किलो की सब्जी, कोई लौकी ले लीजिए या कटहल ले लीजिए, जो भी है, उसको आप दूर से फेंक दिए। जब आप दूर से फेंकोगे तो क्या होगा, वो तराजू पे जाके अचानक से गिरेगा। जब अचानक से गिरेगा तो पहली बार जब गिरेगा तो पता चलेगा उसका वजन 3 किलो 4 किलो चला जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इम्पैक्ट लोड में अचानक से जब लोड पड़ता है तो पहले लोड ज़्यादा, उसकी वस्तु के भार के अपेक्षा ज़्यादा लोड बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा खतरा रहता है कोई चीज़ टूटने का, ठीक है। तो वही चीज़ होता है, हैमर से जब हम अचानक से चोट लगाते हैं तो इम्पैक्ट लोड होता है या शॉक होता है, झटके से जो लगता है। कह रहा है कि शॉक या इम्पैक्ट लोड को कौन सा इसमें से सहन कर सकता है। देखिए टेनासिटी क्या होता है, टेनासिटी में हमारा है कि कोई वस्तु तनाव का विरोध कर सके बिना फटे। अगर किसी वस्तु पे तनाव लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है और वो बिना फटे उसका विरोध करता है, उस तनाव बल का, तो टेनासिटी कहलाता है। दृढ़ता, मजबूती उसकी। हार्डनेस, अगर कोई वस्तु कटने खुरचने का विरोध करती है, अगर कोई वस्तु ना तो जल्दी कट रही है ना ही उसे हम जल्दी खुरच पा रहे हैं, तो इसका मतलब वस्तु हार्ड है, इसलिए उसमें हार्डनेस का गुण बोलते हैं। भंगुरता, जब किसी पे इम्पैक्ट लोड, जो अभी था, इम्पैक्ट लोड पड़े, अचानक से लोड पड़े और वो टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाए, टुकड़ों में बिखर गया तो उसको तो सह नहीं पाया, तो जब टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है तो वह होती है हमारी भंगुरता। ब्रिटलनेस और टफनेस मतलब कड़ापन, जो अचानक से लोड पड़े और उसको सहन कर ले, वही होता है टफनेस। जस्ट इसका विपरीत होता है, ये दोनों गुण एक दूसरे के विपरीत हैं। टफनेस क्या करता है, अचानक से जो लोड पड़ता है उसको सहन कर लेता है, जबकि ब्रिटलनेस में जो अचानक से लोड पड़ता है तो टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, उसे सहन नहीं कर पाता है। तो यह दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे का मतलब एक दूसरे का जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टफनेस है जो अचानक से पड़ने वाली लोड, इम्पैक्ट लोड को सहन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो मतलब किसी भी जॉब को मापते समय उसके संपर्क में आता है और फ्रेम में फिट होता है। कहाँ फिट होता है, फ्रेम में। अगर आपको माइक्रोमीटर याद होगा तो कुछ इस टाइप से माइक्रोमीटर होता है हमारा, ठीक है। इसमें हमारा होता है स्पिंडल, इधर वाला ऐसा क्या होता है, स्पिंडल होता है, ये अंदर रहता है आपका, ऐसे दिखेगा नहीं। और यहाँ पे हमारी जो ये स्केल बनी होती है यही होता है हमारा, क्या कहते हैं, बैरल या स्लीव, बैरल या फिर स्लीव बोला जाता है। और ये हमारा होता है यहाँ पे गोलाई वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे भी हमारी लाइनें होती है, ये होता है हमारा क्या, थिम्बल। और इधर लगा होता है जिसको पकड़ के घुमाते हैं उसको बोलते हैं रैचेट स्टॉप, रैचेट स्टॉप। और यहाँ पे होता है इस साइड, इस फ्रेम में लगा होता है, इसको बोलते हैं एनविल। क्या बोलते हैं, एनविल। तो जब कोई वस्तु मापते हैं तो उस पर दो हिस्से आते हैं संपर्क में, एक इधर स्पिंडल संपर्क में आता है, दूसरा एनविल आता है। भाई कोई वस्तु मापेंगे तो दो संपर्क में आएगी, एक स्पिंडल, इसे घुमाएंगे तो स्पिंडल एक संपर्क में आएगी, दूसरा एनविल आएगा। एनविल कहाँ लगा हुआ है, फ्रेम में लगा हुआ है। ये हमारा क्या है, फ्रेम है। तो फ्रेम में क्या फिट है, एनविल है। तो ये चीज पूछा था कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है, क्या है वह, एनविल है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, एनविल। ठीक है, ठीक। आगे कह रहा है इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने पहले किए हैं। माइक्रोमीटर का क्या नाम है, बिल्कुल आसान है भाई, डेप्थ माइक्रोमीटर है। ऊपर आपका बैरल स्लीव है, वही चीज़ें रैचेट स्टॉप है, बैरल स्लीव, थिम्बल वगैरह है, ठीक है। स्पिंडल लॉक है और ये आपका जो है स्पिंडल यहाँ निकला हुआ जिसकी मदद से हम इसकी माप को लेते हैं। तो जनरली कई बार पूछा भी है कि जो ये कौन सा माइक्रोमीटर है गहराई मापने के लिए, कौन सा माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर जो कि गहराई मापता है वही चीज़ है। इससे कई बार पूछ लेता है कि कौन सा साइज जनरली मापता है, तो यह मापता है 1 इंच तक की गहराई को मापता। पर अगर हमें 1 इंच से ज़्यादा गहराई को मापना हो तो उसके लिए फिर इसमें अलग से एक्सटेंशन रॉड आता है जिसको स्पिंडल की जगह पे लगाया जाता है। तो अगर 1 इंच से अधिक गहराई को मापना है तो हम इसमें एक्सटेंशन रॉड लगाते हैं जिसकी मदद से हम अधिक गहराई को माप सकते हैं। नहीं तो जो हमारा इसके साथ स्टैंडर्ड आता है आपका स्पिंडल, वह 1 इंच तक की गहराई को माप सकता है।
तो यह क्या है हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, डेप्थ माइक्रोमीटर। और अभी जो मैंने फिगर बनाया था इसके पीछे वो आउटसाइड माइक्रोमीटर था। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को, मतलब ड्रिल मशीन की बात हो रही है। ड्रिल मशीन पर स्पिंडल पे ड्रिल चक को हम पकड़ते हैं। ड्रिल मशीन में भाई इस टाइप से होता है ना, बेस होता है, उसका पिलर होता है, यहाँ पे इसका हेड वगैरह बना होता है, मोटर इधर लगी होती है, यहाँ पे वो भी पुली होती है, यहाँ पे हमारा स्पिंडल आता है, तो इस पर यहाँ पे क्या होती है हमारी स्टेप पुली होती है, स्टेप पुली पे ऐसे हमारा वी वेट लगा होता है और इधर हमारा मोटर रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो होता है स्पिंडल होता है, स्पिंडल में होल होता है और इस स्पिंडल में हमारा क्या लगा होता है, ड्रिल चक लगा होता है, उसमें 3 जबड़े रहते हैं जिसमें हम ड्रिल बिट को पकड़ते हैं। तो यही पूछ रहा है कि जो हमारा यहाँ पे ड्रिल चक लगा हुआ है मशीन स्पिंडल पर, मशीन स्पिंडल पे ड्रिल चक लगा हुआ है तो कैसे पकड़ा जाता है? तो उसको पकड़ते हैं आर्बर के द्वारा। दरअसल स्लीव और सॉकेट के द्वारा तो हम ड्रिल बिट को पकड़ते हैं, ना कि ड्रिल चक को, ध्यान देना। स्लीव या सॉकेट के द्वारा हम किसको पकड़ते हैं? ड्रिल बिट को पकड़ते हैं। कब किसका यूज करते हैं? तो जब मशीन में ड्रिल चक ना लगा हो, जब हम ड्रिल बिट को, जो टेपर ड्रिल बिट होती है, टेपर सैंक वाली, उन्हें जब मशीन की स्पिंडल में डायरेक्ट पकड़ना होता है, जब मशीन की स्पिंडल में डायरेक्ट पकड़ना होता है, तो अगर ड्रिल बिट का, जो टेपर ड्रिल बिट है, अगर उसका साइज स्पिंडल के होल के साइज से कम है तब हम उसे सॉकेट में पकड़ते हैं। किसमें? सॉरी, जब साइज कम है तब हम उसे स्लीव में पकड़ते हैं। जब हमारे ड्रिल बिट का, टेपर ड्रिल बिट का अगर साइज स्पिंडल के होल से कम है तो किसमें पकड़ेंगे? स्लीव में पकड़ेंगे। और अगर टेपर ड्रिल बिट का साइज स्पिंडल के होल से ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए उसे सॉकेट में पकड़ते हैं। ठीक है। और ड्रिल चक को स्पिंडल पर पकड़ने के लिए आर्बर, दरअसल आर्बर एक ऐसे समझ लीजिए उस टाइप से ही बना होता है जैसे हमारे लेस मशीन वगैरह में लगा होता है ना, पीछे के साइड उसमें जो हमारा हेड स्टॉक होता है, टेल स्टॉक होता है, तो टेल स्टॉक में सेंटर होता है, तो उसी टाइप का हिस्सा आर्बर भी होता है, सेंटर टाइप से। एक समझ लो एक रॉड ही है छोटी सी, ठीक है। तो इस पर हम क्या करते हैं, इस पर भी टेपर होता है, क्या कटा होता है? टेपर कटा होता है। तो उसी पे हम ड्रिल चक को चढ़ा देते हैं और उसके बाद इस आर्बर को स्पिंडल के अंदर डाल देते हैं। तो इसका मतलब ड्रिल चक को हमने किस पे पकड़ा? इस आर्बर पे पकड़ा। तो आर्बर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है? कौन सी हमारी ड्रिलिंग मशीन है जिसमें हम जो स्पिंडल हेड को, जो कॉलम है, जो हमारा पिलर है, उसके नज़दीक ले आ सकते हैं, उससे दूर ले जा सकते हैं, ठीक है, या तो हम उसको घुमा भी सकते हैं, आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे भी पिलर पे किया जा सकता है। यह मशीन होती है आपकी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ऑप्शन नंबर सी जो है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, कई बार तो फिगर दे के पूछ लेगा कि ये कौन सी मशीन है, या कई बार रेडियल ड्रिलिंग मशीन का फिगर दे के पूछ लेता है किसी पार्ट का नाम, अक्सर रेडियल आर्म का पूछता है, उस पार्ट का नाम दे देगा, पूछेगा भाई कि यह कौन सा मशीन है, ठीक है। दरअसल रेडियल ड्रिलिंग मशीन इस टाइप से होती है, इसका पिलर होता है, बेस होता है, काफ़ी भारी मशीन होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी रेडियल आर्म एक लगी होती है, क्या लगी होती है? इसको, यह तो पिलर हो गया आपका, और यह होती है जो यह लंबी सी है, इसको बोलते हैं रेडियल आर्म, रेडियल आर्म बोलते हैं। और इस पर लगा होता है हमारा मोटर, क्या लगा होता है? मोटर लगा होता है, और इसी मोटर के साथ हमारा स्पिंडल होता है जिसमें कि हमारा ड्रिल बीट पकड़ा जाता है, ठीक है। तो अब हम इस रेडियल आर्म पर, इस पिलर से, वही क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को, ये जो मोटर लगा हुआ ना, इसी को स्पिंडल हेड बोलते हैं, क्योंकि यही मेन है ना स्पिंडल हेड, इसी पे मोटर है और इसी में हमारी ड्रिल बीट लगी हुई है। कॉलम के पास और दूर कर सकते हैं, पिलर बोलिए या कॉलम बोलिए, तो यह रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है। इस रेडियल आर्म पे इस स्पिंडल हेड को आगे पीछे सरकाया जा सकता है, मतलब हम चाहें तो इसे कॉलम के नज़दीक ले आ सकते हैं, चाहे तो उधर दूर ले जा सकते हैं। यह जो रेडियल आर्म है, गोलाई में भी पूरा 360 डिग्री तक घूम सकता है, और इस रेडियल आर्म को पिलर पे ऊपर नीचे भी किया जा सकता है, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन होती है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। जो भारी जॉब होते हैं, जिन्हें आगे पीछे खिसकाना आसान नहीं होता है, भाई बड़ी भारी जॉब है, तो उसे एक जगह रख दिया जाता है, जहाँ जहाँ आवश्यकता अनुसार हमें करना है होल, उस हिसाब से हम इस स्पिंडल हेड को आगे पीछे कर लेंगे, इस रेडियल आर्म को घुमा लेंगे और अपना काम कर लेते हैं। अगला कह रहा है किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? कौन सा हमारा स्क्रू थ्रेड है जिसमें क्रेस्ट को
और रूट को। क्रेस्ट रूट जानते होंगे आप लोग, कोई भी अगर थ्रेड कटा हुआ कहीं भी तो ऊपर वाला हिस्सा क्रेस्ट कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा जो होता है इसको रूट बोलते हैं, कहीं भी थ्रेड कटा हुआ है तो वही पूछ रहा है कि किस स्क्रू में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। ठीक है, एक तो कई बार इससे एंगल भी पूछ लेता है कि जैसे BA थ्रेड है, इसका एंगल कितना होता है, इसका एंगल होता है 47.5 डिग्री। BSF है, BSF का एंगल 55 डिग्री होता है। BSW है, BSW का भी एंगल 55 डिग्री होता है। एकमी थ्रेड का जो एंगल होता है 29 डिग्री होता है, तो काफ़ी लोग जानते होंगे। एकमी थ्रेड ही हमारे जो लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन के लीड स्क्रू पे यही थ्रेड कटा होता है, एकमी थ्रेड। ठीक है, और एक चीज आसान मैं बता दूं आपके 55 डिग्री वाला, जितने भी बी से शुरू होने वाले हैं, जैसे BSF ब्रिटिश वाला, ठीक है, जो 3 अक्षर वाले हैं, जैसे BSF, BSW, BSP, तीनों का एंगल 55 डिग्री होता है, जिससे आप बोलेंगे नहीं, आसानी से याद रहेगा। ये BA, ये तो 2 ही अक्षर वाला हो गया ना, 47.5 है, यही एक अलग सा जो 47.5 है। नहीं तो जो ये तीनों है BSF, BSW, BSP, तीनों को एक साथ याद रख लेंगे, आपको आसानी को, तीनों का एंगल 55 डिग्री होता है। ठीक है, तो जो हमारा BSW होता है, इसमें स्पेशली रूट और क्रेस्ट को राउंड करके बनाया जाता है। किसमें? BSW, धागा का मतलब थ्रेड है, थ्रेड को हिंदी में धागा कहते हैं, थ्रेड मतलब चूड़ी, इसे चूड़ी लिखना चाहिए था बट इसने लग रहा है गूगल से ट्रांसलेट किया हुआ इसलिए धागा हो गया। ठीक है, तो BSW चूड़िया जो थ्रेड होती है उसके रूट और क्रेस्ट गोलाई में बने होते हैं। इस टैप रिंच का नाम क्या है? देखिए, टैप रिंच टैपिंग की जाती है। टैप क्या होता है पहले हम ये बता देते हैं। किसी भी रॉड के अगर हमें ऊपर थ्रेड काटना है, मतलब एक्सटर्नल थ्रेड, ऊपर थ्रेड कटेगा तो उसको बोला जाएगा एक्सटर्नल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड का मतलब बाहरी थ्रेड। तो किसी रॉड के ऊपर थ्रेड काटना है, अगर हमें एक्सटर्नल थ्रेड काटना है तो उसके लिए जरूरत पड़ती है किसकी? कौन सा टूल होता है? वह टूल होता है डाई स्टॉक। कौन सा टूल होता है? डाई स्टॉक होता है। ठीक है, और अगर ये कोई होल है, क्या हमारे पास मान लीजिए जॉब है और इसमें होल बनाओ और होल के अंदर हमें थ्रेड काटना है। कहाँ चूड़ी काटनी है? चूड़ी जो हमें काटनी है वह काटनी है थ्रेड के, सॉरी, होल के अंदर। जब किसी होल के अंदर थ्रेड काटना होता है तो इंटरनल थ्रेड बोलते हैं, कि आंतरिक चूड़ी, जैसे नट के अंदर कटा होता है इंटरनल थ्रेड। और इंटरनल थ्रेड या आंतरिक चूड़ी को काटने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कौन से टूल की? टैप की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ जाता है एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए डाई स्टॉक और इंटरनल काटने के लिए टैप होता है। तो वही चीज़ यहाँ पूछ रहा है, इस टैप रिंच का नाम क्या है? क्योंकि जब टैप से हम चूड़ी काटते हैं तो टैप को घुमाने के लिए रिंच की जरूरत पड़ती है। टैप हमारा, टैप के ऊपर का हिस्सा जो होता है ना, जो टैंग होता है वो स्क्वायर बना होता है। कैसा बना होता है? ऊपर वाला हिस्सा स्क्वायर बना होता है। तो ये इसके अंदर चला जाता है और उसको पकड़ करके हम घुमाते हैं। ठीक है, तो यह जो टैप है हमारा इसके अंदर चला जाएगा और इससे हम इस टैप रिंच की मदद से घुमाएंगे टैप को। तो यह कैसा है? तो आप देख रहे होंगे इस फिगर में यह एक ही भाग में बना हुआ है भाई, अलग अलग तो नहीं, फिक्स है, इसके साइज को कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। पूरा ढला हुआ भाग एक ही भाग में है। तो यह हमारा सॉलिड टाइप टैप रिंच होता है। किस टाइप का? सॉलिड टाइप। टी हैंडल में क्या होता है कि वो थोड़ा गहराई में, लंबाई में होता है। उसमें क्या होगा? नीचे के साइड ऐसे पकड़ने के लिए जगह होती है, थोड़ी ऊपर तक होता है और यहाँ पे एक हैंडल लगा होता है। जबकि गहराई में थ्रेड काटना होता है तो टी हैंडल टैप रिंच हम यूज कर लेते हैं। एडजस्टेबल में क्या होता है? कुछ इस टाइप से बना होता है। और इसमें हमारी एक इधर से बीट लगी होती है और एक बीट ऐसे ही इधर से लगी होती है। दो बीट होती है और इसमें हमारे स्क्रू होते हैं, जो इधर से भी स्क्रू होता है जो घूमता है और इधर से भी होता है, हैंडल वाला स्क्रू होता है। तो इन्हें घुमाते हैं तो ये बीट आगे पीछे खिसकती है, जिससे कि हम अलग अलग साइज के भी टैप रिंच को इसमें पकड़ सकते हैं। इसीलिए इसको एडजस्टेबल टैप रिंच बोलते हैं। लेकिन वो सॉलिड वाला था जिसमें कई साइज के पकड़ सकते हैं, तो सॉलिड टैप रिंच था। अगला है टैप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है TDS। TDS मतलब टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू, हम लिखते हैं TS
टैप साइज माइनस 2d। d क्या होता है? d होता है हमारा डेप्थ ऑफ थ्रेड, मतलब थ्रेड की चूड़ी की गहराई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन वाले भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इससे मैंने एक पेपर देखा था, मेट्रो वगैरह किसी का था, उसमें जो है एक क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें उसने पूछा हुआ था कि जो हमारा जैसे टैप साइज है TDS इज इक्वल टू ए टैप साइज मैंने 2d, तो यह जो हिस्सा होता है यह क्या मेजर डायमीटर बताता है या माइनर डायमीटर बताता है? तो यह जो बताता है आपका मेजर डायमीटर, जो टैप साइज होता है TDS टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज माइनस 2d। जो यह साइज होता है किसको बताता है? यह बताता है मेजर डायमीटर को। ठीक है, उसमें दरअसल ऐसे दे दिया था m 10 इंटू 1.25, तो यह जो होता है या तो पिच को बताता है और यह डायामीटर को बताता है, लेकिन कौन सा डायामीटर? मेजर डायामीटर। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से था, m 10 ऐसे लिखा हुआ, और इसको पूछ रखा था कि यह जो 10 है यह मेजर डायामीटर को बता रहा है या माइनर डायामीटर को बता रहा है। तो आपको ध्यान रखना है किसको बताता है? मेजर डायामीटर को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यह मेजर डायामीटर हो गया माइनस 2d, 2 इंटू थ्रेड की गहराई। तो ऑप्शन देख लीजिए, TDS टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज को भी मेजर डायामीटर बोलते हैं, तो वही चीज हो गया। मेजर डिया लिखा हुआ, दरअसल मेजर डाया होगा, व्यास से मतलब है। ठीक है, सब में डाया रहेगा। मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड की गहराई, पहला वाला ये ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आगे के जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।